ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन RLC सीरीज सर्किट। हम RLC सीरीज सर्किट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें है, FSC में हमने पढ़ा था। आज हमने देखना है कि जब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों को इकट्ठा अगर हम AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो तब वहाँ पे मौजूद AC करंट और AC वोल्टेज का क्या रिस्पॉन्स होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको हमने यहाँ पे देखना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और दैट वन इज़ अ न्यू टर्म एज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और तब वहाँ पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसके बारे में हमने देखना है इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट के अंदर व्हेन अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज अप्लाइड, साइनोसाइडल वोल्टेज मीन वहाँ पे AC वोल्टेज है, और AC वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म होता है। जब उसको अप्लाई करें तब हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आता है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर को लेट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और इन तीनों को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है, और साथ एक बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी जो है वो हमारे पास AC सोर्स है जो कि हमने लगी यहाँ पे लगाया। ये हमारे पास RLC सीरीज सर्किट है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो सिंबल होना चाहिए वो AC सर्किट का होना चाहिए, और AC सर्किट का जो सिंबल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। तो जो आप नोट्स बनाएं उसके अंदर जो है वो AC सिंबल इस तरह से लगा दें। तो ये हमारे पास AC बैटरी है, और ये हमारे पास इस तरह से लगा। हमने इसे पहले पढ़ा AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर। उस केस में हमने पढ़ा है कि जब AC रजिस्टर के अंदर से पास करता है तो दोनों इन फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज। जब AC कैपेसिटर के अंदर से पास करता है तो करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती हैं। जब AC थ्रू इंडक्टर पास करता है तो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। इन चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, फिर यहाँ पे आए, फिर आपको समझ आएगी। तो हम अगर तीनों को इकट्ठा लगा देते हैं तब हमारे पास एक वोल्टेज आएगा यहाँ पे रजिस्टर का, जिसको हम यहाँ पे VR का बोलेंगे। एक वोल्टेज आएगा VC जो कि कैपेसिटर की होगा, एक वोल्टेज आएगा जो कि VL होगा जो कि इंडक्टर का होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो VR, VC और VL तीनों आउट ऑफ फेज होंगे, और तीनों के दरमियान जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 का या 90 का एंगल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो वोल्टेज इस एक सिंगल वोल्टेज तीनों को यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, तो तीनों का पोटेंशियल इसके क्रॉस कुछ और, पोटेंशियल इसके क्रॉस कुछ और, इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जो करंट है सीरीज के अंदर से, जितना करंट यहाँ पे पास करेगा वो रजिस्टर उतना ही, कैपेसिटर उतना ही इंडक्टर के अंदर से पास करेगा, तो करंट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। करंट यहाँ पे सेम है, करंट को हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, और वोल्टेज तीनों की जो है वो डिफरेंट है। तो इनको अगर हम इकट्ठा यहाँ पे साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, जो रजिस्टर की वेव फॉर्म है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिया हुआ है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब AC थ्रू रजिस्टर होता है उस वक्त करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ पे करंट का जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगा। करंट यहाँ पे जो पास कर रहा है, ये वाला करंट जो है वो I करंट इसमें से पास कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में ही यहाँ पे जो वोल्टेज है VR, वो दोनों क्या इन फेज हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारे पास इंडक्टर का केस है, इंडक्टर के केस के अंदर जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज आएगा VL। VL यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू करंट। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर के केस में जो यहाँ पे VC होगा ये यहाँ पे लैग कर रहा है इस करंट I से। तो इनका जो तीनों का इकट्ठा करने से जो हमारे पास वोल्टेज वेव फॉर्म आता है वो कुछ इस तरह से हम इनको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, दो तरह से साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनाए जा सकते हैं। एक तो इन वोल्टेज को लेके हम ड्रा कर सकते हैं जो कि इसी तरह का होगा, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके जो अक्रॉस रेजिस्टेंसेस हैं उनका भी, यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कौन सी R, तो यहाँ पे आप देखें ये लाइन किसकी ली, R की ली हुई है। इसके अक्रॉस यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर भी कुछ करंट को फ्लो करने के लिए अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो यहाँ पे इस तरह से, ये नीचे, ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये नीचे को आएगी। इंडक्टर है, इस केस में भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से डिनोट करते हैं।
एक्स एल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, इसका भी हमें पता है, पढ़ा है हमने फर्स्ट ईयर में। और एक्स सी इज इक्वल टू ये 1/ओमेगा सी के इक्वल है। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे जो है वो लेते हुए ये एक वोल्टेज वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रा किया है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जब यहाँ पे एसी करंट इस तरह से बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो तब यहाँ पे इनके जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अभी अब तक जो फेजर डायग्राम मैंने बनाई हुई है आरएलसी सीरीज सर्किट की वो आपको समझ आ गई है। इस अक्रॉस आपने वीआर लिया हुआ है, यहाँ पे वीएल, यहाँ पे वीसी। इनको देखते हुए इनकी रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू वी इज़ इक्वल टू ये आई जो है वो आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जिसके क्रॉस वोल्टेज है उसी के क्रॉस रेजिस्टेंस आपने, यहाँ पे वी एल है तो इसके क्रॉस यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस एक्स एल ली हुई है, यहाँ पे वी सी है तो इसकी रेजिस्टेंस एक्स ई, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर है तो इसी के क्रॉस यहाँ पे क्या लिया, वी आर लिया होगा। तो ये हमारे पास है। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि जब यहाँ पे करंट अल्टरनेटिव होता है, करंट चेंज होता है, तो देन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का और इनकी जो रिएक्टेंस है या जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम यहाँ पे एक्स एल का फार्मूला लेते हैं तो हमारे पास ओमेगा एल आता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखें 2 पाई एल, एल इज रिएक्टेंस, तो ये कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इक्वालिटी खत्म करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे जो एसी सोर्स लगाया हुआ है हमारे घरों में, जो एसी करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अगर हम 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो वहाँ पे मौजूद इंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर हम 50 या 50 से अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, इंडक्टर की। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर के केस लेते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी के इक्वल है। ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई एफ, 2 पाई कांस्टेंट है, सी इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी होती है। तो इसको अगर हम कांस्टेंट और इसको ख़त्म करें तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स सी आता है। इस केस में अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो बढ़ाने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम करने से ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उस वक़्त फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम करेंगे इन दैट केस एक्स एल की वैल्यू कम होगी और एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हमने ऊपर की तरफ जो है, और साथ आप यहाँ पे देख लें जब फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो इसकी रेजिस्टेंस आर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी रेजिस्टेंस वाली लाइन यहाँ पे जो ड्रा कर दी है वो वैसी रहेगी, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो ये ग्राफ एक्स एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो कम हो रही है इस वजह से ग्राफ छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी कम करने से इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ एक्स सी वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इनके जो फेजर डायग्राम उनमें फ़र्क आता है। अगर हम यहाँ पे एट लो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी कम ले लेते हैं तो तब ये जो हमारे पास फेजर डायग्राम है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कम लेने से, फ्रीक्वेंसी कम, एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, कम। पहले इसका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है एक्स एल की, वो बहुत ज़्यादा है। अब इस केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी कम लेने पे इसकी वैल्यू क्या है, कम है। जबकि फ्रीक्वेंसी लो होने से एक्स सी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है ये आप यहाँ पे देखिए, इसकी लेंथ क्या है, पहले के मुकाबले में, इसके मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में कितनी रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस इसकी कितनी होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो करंट पास हो रहा है उसको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये वेक्टर एक्स ही इस डायरेक्शन में है, एक्स एल ऊपर को है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, एक के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा। तो दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम वेक्टर एक्स सी बड़ा है इसमें से एक्स एल को माइनस करते हैं तो तब हमारे पास यहाँ पे जो नया वेक्टर आ जाता है वो क्या आ जाता है, ये ब्लैक कलर में वेक्टर आ जाता है।
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ में एक्स सी की लेंथ में कमी किस वजह से आई है, ये एक्स एल को इसके अंदर से स्प्लिट करने के बाद आई। अब हमारे पास एक्स सी की वैल्यू एट लो फ्रीक्वेंसी ये आती है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर लो फ्रीक्वेंसी हम लें तो हमारे पास रेजिस्टेंस फिर कितनी बचती हैं, एक रेजिस्टेंस आर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं, जितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे थी उतनी ही रेजिस्टेंस यहाँ पे आर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। किसके ऊपर फ़र्क पड़ा, एक्स सी के। एक्स एल की वैल्यू कम हुई, इस एक्स एल की वैल्यू जब एक्स सी से कम करते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स सी थी, ये कम हो गया, कितना रह जाता है यहाँ तक। अब हमारे पास इस पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, ये तो इसके अंदर से स्प्लिट होगी, बाकी ये बची और बाकी हमारे पास ये है। इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी, हमारे पास क्या है एक्स सी बाकी बच गई। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हो, ऐसे सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट का नाम देंगे एट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल तो हमारे पास जो वेक्टर आता है वो यहाँ से लेकर ये ब्लैक वेक्टर आ रहा है जिसको हम यहाँ पे z का नाम दे रहे हैं। z इज द सम ऑफ द, ये इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करने से हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है, तो इसको इम्पीडेंस का नाम देते हैं। इम्पीडेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर भी है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। तो इन तीनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस है एक्स सी और एल, इन दोनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे एक्स सी का नाम दे रहे हैं। ये हमने बात की एट लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आप यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा, इसके मुकाबले में ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई करने से एक्स सी की वैल्यू कम हो जाती है। एक्स सी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी थी, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। वैल्यू कम होने से हमारे पास दोनों देखें आर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे थी, उतनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो ना चेंज हो ये इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इनको अगर हम यहाँ पे इस एक्स एल ज़्यादा है एक्स सी कम है तो एक्स एल से एक्स सी को माइनस करें तो तब हमारे पास वेक्टर फिर कितना रह जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वेक्टर रह जाएगा। पहले एक्स एल यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब इसके अंदर से एक्स सी माइनस होने से वेक्टर एक्स एल इतना रह गया। इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सी बाकी बच गई, ये तो इसमें से माइनस होगी, बाकी एक्स एल बच गई। एक्स एल रेजिस्टेंस है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस है। एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, इसको हम जो है वो इंडक्टिव सर्किट का नाम देंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, ये इंडक्टर की जो है वो रेजिस्टेंस है और साथ ये रेजिस्टेंस की है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, एक्स सी की रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको और इसको ऐड करने से हमारे पास इम्पीडेंस क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल रेजिस्टेंस आती है इन दोनों को ऐड करने से, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो एक्स एल की वैल्यू कम होती है, एक्स सी की वैल्यू बढ़ती है, और जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ जाती है जबकि एक्स सी की वैल्यू कम हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ इन दोनों स्टेट के हाई और लो फ्रीक्वेंसी के दरमियान वाली अगर बात करूँ तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रही हो, कम से बढ़ रही हो, उस वक्त कुछ एक स्टेट ऐसी आएगी जिस स्टेट में एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब एक्स सी और एक्स एल देखें ना यहाँ पे जब ये हाई की तरफ जा रही है तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है, एक्स सी की वैल्यू कम होना शुरू हुई है, तो एक्स एल की वैल्यू यहाँ से इतनी सी थी, अब इसकी वैल्यू यहाँ से इतनी हो गई है, और एक्स सी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, अब तो इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे बढ़ी, एक वक्त आएगा इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान वाला जहाँ पे ना हाई होगी ना लो होगी, उस वक्त ये एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है सर्किट के अंदर कौन सी रेजिस्टेंस रह जाएगी, एक्स सी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आर रह जाएगी,
और जब हमारे सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर रेजिस्टेंस रह जाती है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, उस वक्त उस सर्किट को हम कहते हैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस का वर्ड हम ये वहाँ पे यूज़ करते हैं तब जब दो चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, एक दूसरे के इक्वल होने के बाद कैंसिल आउट कर देती हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे को पूछते हैं कि आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है, तो आपने बताना है कि जब एक्स एल और एक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम इसको रेजोनेंस वाली जो फ्रीक्वेंसी उसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए एक्स और एल और एक्स सी की वैल्यू को जब इक्वेट करते हैं, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू पुट करें और यहाँ से अगर आप ओमेगा को साइड पे करें, एल और सी को एक साइड पे ले लें, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई को ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल 1 और स्केयर रूट एल सी आ जाता है। नेक्स्ट ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ के इक्वल है, 2 पाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, चूंकि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 ओवर 2 पाई स्केयर रूट एल सी आ जाता है। दिस वन इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये पेपर में भी आ जाता है, पूछ लेता है कि ड्राइवर रिलेशन ड्राइवर रिलेशन ऑफ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन द XL एंड XC विल बी इक्वल टू सेम या विल बी इक्वल, तो तब इसको ड्राइव करें। तो ये आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ से लेकर फ्रीक्वेंसी अलोंग द एक्स एक्सिस, करंट एम्पलीट्यूड अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो ग्राफ वाली लाइन है स्टार्ट होती है लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो ग्राफ है ये करंट की लाइन है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके करंट की यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। इस पॉइंट पे आके इसके करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम इस वजह से हो गई है कि एक्स और एल और यहाँ पे मौजूद एक्स सी जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इक्वल हो गया, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया है। और सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मौजूद कौन सी रेजिस्टेंस रह गई है, वहाँ पे मौजूद आर रेजिस्टेंस रह गई है। और ये आर रेजिस्टेंस जो है ये एक्स सी और एक्स एल ख़त्म होने की वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगी आर और आर स्मॉल रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ग्राफ आता है, करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। इस मैक्सिमम करंट के ऊपर जो है मैक्सिमम यहाँ पे करंट के ऊपर जो है हमारे पास ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ होता है, इसको हम जो है वो कैपेसिटिव का ग्राफ बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटिव। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आके दोनों इक्वल हो जाती हैं और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है वहाँ से या जो पीक वाली लाइन होती है यहाँ से अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ गिरता है इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी आगे मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट में। और यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास आ रहा है ग्राफ, ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ आ रहा है। और इस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ आर इस वजह से थी कि एक्स एल और एक्स ए ने एक दूसरे को काट दिया, लेकिन इस केस में एक्स एल की वैल्यू अब बढ़ना शुरू हो गई है, इसकी वजह से इसका करंट जो है वो ऐसा ऐसा यहाँ पे आके कम हो जाता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इस तरह का साइनोसाइडल वेव फॉर्म को गुजरने के लिए जो करंट है वो कहाँ पे जाते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट में एक दफ़ा उसकी वैल्यू इस तरह से पीक पे जाती है, फिर यहाँ पे क्या कहाँ पे आ जाती है, ज़ीरो लेवल पे, यहाँ बहुत कम जो है वो वहाँ पे फ्लो करती है। तो ये हमारे पास जो है वो रेजोनेंस का ग्राफ था जो कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर जो इम्पीडेंस है उसका फार्मूला अगर हम वहाँ पे देखें तो उसका फार्मूला क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस वक्त होती है जब एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे के जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जो इम्पीडेंस है उसका फार्मूला हमारे पास होता है स्केयर रूट आर का स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर। तो ये रेजोनेंस के ऊपर तो एक्स एल और एक्स सी इक्वल होते हैं, जब यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक्स एल की जगह पे एक्स सी या एक्स सी की जगह पे एक्स एल लगाएं तो ये माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्केयर लें तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आर आ जाएगा। तो एट आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, वहाँ पे मौजूद लगे हुए जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। जब हम यहाँ पे करंट इन आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस की बात करते हैं कि रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर करंट कितना फ्लो करता है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए करंट वहाँ पे मैक्सिमम फ्लो करेगा, इस वजह से इसको आई नॉट का नाम दे रहे हैं। और ये वहाँ पे मौजूद जितनी भी हमने एम्पलीट्यूड लगाया हो वो और डिवाइडेड बाय जो उसकी वहाँ पे मौजूद टोटल इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस चूँकि
हमने ऊपर देख लिया हुआ है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस आर की इक्वल होती है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू लगाएं तो ये हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारे पास रिलेशन आता है करंट और वोल्टेज का, उसको हम देखने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर से आप सुन लें। फेज रिलेशनशिप का मतलब है कि एंगल कितना है वोल्टेज और करंट के दरमियान जब हमारे पास स्टेट कौन सी आ जाती है, रेजोनेंस की स्टेट आ जाती है, तो उसका जो उसकी फेज रिलेशनशिप का फार्मूला फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी और आर इसका फार्मूला है। एट रेजोनेंस की बात करने लगे हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के इक्वल है। ये जब वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों एक दूसरे से काट जाएंगे, तो टेन इनवर्स जीरो आ जाएगा। टेन इनवर्स जीरो जो है वो जीरो के इक्वल है, तो तब वोल्टेज और करंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। उस वक्त हम सर्किट को बोलेंगे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा सर्किट जो है वो जस्ट और जस्ट रेजिस्टिव सर्किट होता है। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, एट लो फ्रीक्वेंसी हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट है, एट हाई फ्रीक्वेंसी हमारा सर्किट इंडक्टिव सर्किट है, और एट रेजोनेंस हमारा जो सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी सिचुएशन थी। ये हमारा जो आज का और मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि जब यहाँ पे जो रेजिस्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से एंगल क्या आता है, जीरो। तो ये रेजोनेंस स्टेट के ऊपर है। रेजोनेंस स्टेट में वो जो है वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, तब हमारे पास ये एंगल क्या आता है, जीरो। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए, किसी भी आपको डायग्राम की, फेजल डायग्राम की किसी पॉइंट की समझ नहीं आए, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।